रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। तीन अहम ख़बरें मैं आपके सामने रख देता हूँ और छोटा मोटा एनालिसिस। पहला ये कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक अहम फ़ैसला किया है, जिसे मैं अगर ये कहूँ कि रेवोल्यूशनरी स्टेप है तो ये बेजा नहीं होगा, पाकिस्तान को भी सीखना होगा। इस हवाले से वो क्या फ़ैसला है उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। दूसरा, बलूचिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के दूसरी सरज़मीन की तरह बहुत ज़्यादा सरखेज़ है और उसने पाकिस्तान को दूसरा बड़ा मुल्क बना दिया है ख़ास किस्म की प्रोडक्शन के अंदर। वो क्या प्रोडक्शन है, उससे हम क्या ज़र मुबादला कमा सकते हैं। और तीसरा, पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा मिनरल्स के ख़जाने हैं और एक स्टडी के मुताबिक $6 ट्रिलियन के मिनरल्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और इसमें FW और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस पेश नज़र आ रही हैं ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके और उन्होंने बेतहाशा ज़र मुबादला भी इस हवाले से कमाया है। उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट की, जिसने एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है और वो रेवोल्यूशनरी स्टेप ये है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसका काम ये है कि वो ऑल इंडिया टैक्स पेयर ऑर्गेनाइजेशन को तश्कील दे, जो कि टैक्स पेयर्स की जो टैक्सेस है उसकी रकम की हिफाजत करे, उसके इस्तेमाल के ऊपर चेक रखे कि बुनियादी तौर पे वो सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। और कोई भी सियासी पार्टी जो हुकूमत में आती है वो अपने सियासी मफादात और वोट को अट्रैक्ट करने के लिए जो इस तरह के ऐलानात करते हैं कि बिजली फ्री, गैस फ्री, पानी फ्री और कर्ज़े माफ़, उनके विदाउट अप्रूवल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, जो जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी इस हवाले से, उसकी अप्रूवल के बगैर वो कोई भी इस तरह का काम नहीं कर सकते। इसका जो बुनियादी मकसद है, टैक्स पेयर की जो मनी है उसकी हिफाजत की जा सके और जो टैक्सेस हैं उसको मॉनिटर किया जा सके। और इसके अलावा सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जो सैलरीज जा रही हैं कौमी असम्बली और स्टेट की असम्बलीज़ के जो मेंबरान हैं, या उसमें अगर वो इंक्रीज़ करते हैं तो उसके ऊपर भी वो मॉनिटर करेंगे और वो देखेंगे कि वो जो उनके मफादात हैं आम आवाम के, उसके मुताबिक पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस हवाले से उनको अख्तियार होगा कि वो इसके ऊपर कमेटी बनाएं और इसको मॉनिटर करें और इसके ऊपर केस को भी चला सकें। इस हवाले से उनका ये कहना है कि जमहूरियत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप 3-4 साल के बाद एक दफ़ा वोट दें और आप फारिग हो जाएं, बल्कि जमहूरियत के अंदर टैक्स पेयर को ये राइट होना चाहिए कि वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सके अपने उन मेंबर्स के हवाले से जिनको उन्होंने चुना है और उनके टैक्स के जो पैसे हैं उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। वैसे भी जमहूरियत के अगर आप स्पिरिट को समझें तो जमहूरियत के अंदर कहा यह जाता है कि आम आदमी जो वोट देता है उसको अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का अच्छा इल्म होता है और वो इसका अपनी राय का इजहार वोटिंग बिहेवियर के ज़रिए से करता है। तो लिहाजा उनके वोट से जो इलेक्ट होकर मेंबरान नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बलीज़ में आते हैं, तो उनको उनके डिमांड के मुताबिक पॉलिसी मेकिंग करनी होगी, उनकी राय का एहतराम करना होगा। इस हवाले से अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को देखें तो उसे लगा दिया गया है कि कौन दयानतदार है, कौन ईमानदार है और कौन ख़यानतदार है। इस हवाले से फ़ैसलों के ऊपर उनके ऊपर इतना बर्डन डाल दिया गया है कि उनका जो असल काम है वो कर उस तरह से नहीं पा रहे। सियासी पार्टीज़ के जो झगड़े हैं वो वहाँ पे लाए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को भी इस तरह के स्टेप्स को लेना होगा। ये वक्त की ज़रूरत के मुताबिक, जिसे मैं कहता हूँ रिफ़ॉर्म है, इस रिफ़ॉर्म इस तरह से लिए जाते हैं तो इस तरह से जो पाकिस्तान की जो कौम है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। दूसरा बड़ा अहम जो न्यूज़ है वो ज़राअत के हवाले से है, ज़राअत के शोबे के हवाले से, और वो बलूचिस्तान के हवाले से। हम कहा यह जाता है कि बलूचिस्तान की जो सरज़मीन है वो मशहूर है ग्वादर पोर्ट के हवाले से, मिनरल्स के हवाले से, सनलाख पहाड़ों के हवाले से। थोड़ी बहुत वहाँ पे आपको दहशत गर्दी भी नज़र आती है, जिस हवाले से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब का दौरा ईरान हुआ, उन्होंने अफ़गानिस्तान को भी मैसेज पास ऑन किया। इसके अलावा ट्रायलेटरल एक मीटिंग भी हुई इस हवाले से बीजिंग के अंदर। तो ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं कि वहाँ पे टेररिज्म को कंट्रोल किया जाए। उसके साथ साथ उसके दोष बदोश आप ये देखते हैं कि जो बलूचिस्तान की ज़मीन है वो ज़रख़ेज़ ज़मीन है और वो पाकिस्तान की दूसरी सरखेज़ ज़मीनों से पीछे नहीं है। इस हवाले से बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को दूसरा बड़ा मुल्क बनाया इज़राइल के बाद, जहाँ पे 3 से 4 किलो का लीमू पैदा हो रहा है, जिसका टेस्ट बड़ा मुनफरद है। और इस हवाले से अगर जदीद आलात मुहैया किए जाएँ और गवर्नमेंट इसके ऊपर ज़रा काम करे तो मैं समझता हूँ इसकी पैदावार के अंदर बढ़ावा दिया जा सकता है। मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर इन अजनास को बेचकर एक ख़ती रकम कमाई जा सकती है। इसके अलावा तीसरी जो अहम ख़बर है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस आर्टिकल को सारे पढ़ें। द साउथ एशियन टाइम्स के अंदर ये पब्लिश हुआ है 30 जुलाई को और इसका टाइटल है पाकिस्तान मिनरल रिसोर्सेज अनटैप्ड
पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये डॉक्टर सज्जाद ने लिखा है। डॉक्टर सज्जाद मैं समझता हूँ जियो फिज़िक्स के हवाले से एक्सपर्ट हैं। इस पे मैं मुख्तसर सी बात कर देता हूँ, इस पे तफसीलन किसी वक्त व्लॉग करूँगा किसी जियो फिज़िक्स के एक्सपर्ट के साथ मिलकर, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा मिनरल्स मौजूद हैं। और 2006 की स्टडी के मुताबिक कॉपर के अंदर पाकिस्तान के अंदर दुनिया में सेकंड बड़े या लार्जेस्ट रिज़र्व्स पाए जाते हैं। अब इन जो मिनरल्स हैं इसमें सोना है, चांदी है, तांबा है, जिंक है, लीड है, और ये पाकिस्तान के जो सूबा है बलूचिस्तान और उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पे ये ज़खायर मौजूद हैं। बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में पिछले साल मेरा जाना हुआ तो वहाँ पे मैंने देखा कि कॉपर का एक पहाड़ था जिसके अंदर रूबी का स्प्रे हुआ हुआ था। तो इस तरह के ख़जाने मौजूद हैं। अब ये जो ख़जाने हैं इस हवाले से पाकिस्तान की फ़ौज FWO आपको पेश नज़र आती है, बाहर से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से कीमती ज़र मुबादला कमाने के हवाले से कई मिलियन डॉलर्स अब तक कहा गया है कि वो कमाए जा चुके हैं। इस हवाले से सेंडक और रेकोडिक को अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको गोल्ड रिज़र्व्स नज़र आते हैं। नॉर्थ वज़ीरिस्तान को अगर आप देखें तो 500 मिलियन टन कॉपर वहाँ पे मौजूद हैं। चिन्योट जो पंजाब का मैदानी इलाका है तो वहाँ पे 250 मिलियन टन आयरन, जो कि आपकी स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, और 30 मिलियन टन कॉपर पाया गया है। फिर चागी बलूचिस्तान की को देखें तो वहाँ पे 273 मिलियन टन आयरन वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 10 बिलियन टन जो है रॉक साल्ट, जो कि एक इंतहाई एसेंशियल इंडस्ट्रियल मिनरल है, वो पाया गया है पाकिस्तान के अंदर। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इस पे काम किया जा सके और पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर इन अनटैप्ड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, ताकि और इस पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। अलबत्ता इसके अंदर आपको प्रॉब्लम ये नज़र आता है कि पाकिस्तान की जब सियासी हुकूमत तब्दील होती है तो पॉलिसीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती, और इस हवाले से जो इन्वेस्टर है वो परेशान नज़र आता है। दूसरा रेड टैपिज़म आपको नज़र आता है, जिसकी वजह से जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है और वो थका देने वाला है। तो लिहाजा इन्वेस्टर्स इस हवाले से भी थक जाता है। अगर वन विंडो ऑपरेशन कर दिया जाए तो इससे काफ़ी मेरे ख़्याल में ये जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है, क्योंकि 6 ट्रिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के जितने भी इकनॉमिक वूज़ एंड परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और तीसरा ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की हुकूमत जल्दी में मुआहदे तो कर देती है, लेकिन उनको दोबारा निभाना और उनको फैसिलिटेट करना उस हवाले से उसमें मुश्किलात पेश आती हैं इन्वेस्टर्स के हवाले से। अगर इन 3 बड़े मसाइल को हल कर दिया जाए तो पाकिस्तान में समझता हूँ तरक्की की राह पे गामज़न होगा और माशी जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।